कक्षा 11वीं की हिंदी की सभी छात्राओं को मेरा नमस्ते। मैं आप सभी को ये सूचना देना चाहूँगा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से राज्य सरकार ने इस वर्ष की राज्य की सभी 11वीं कक्षा की छात्र छात्राओं की परीक्षा को जो ऑफलाइन परीक्षा थी उसको पूर्णतः स्थगिति दी है। किंतु MCQ अर्थात अभी तक हमने जो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो अभी तक अटेंड की है उस ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रक्रिया के द्वारा आपके ये परीक्षा अंतिम वार्षिक परीक्षा हम यहाँ पर लेने जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह परीक्षा कुल 50 मार्क की होंगी, 100 मार्क्स की होंगी। कुल 50 प्रश्न आपको इसमें पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न को 2 मार्क्स वहाँ पर अंकित किया जाएगा। और हमने अभी तक की जो पढ़ाया है उस पढ़ाए हुए पाठ्यक्रम के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक प्रश्न दिया होगा, एक प्रश्न के नीचे उसके ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से योग्य जो ऑप्शंस है, योग्य जो पर्याय है उसके पास आप उसके सामने आपको क्लिक करना है, वही उसका प्रभावी रूप से उत्तर होगा। तो इतनी सरल और सोपी यह परीक्षा आपकी होने जा रही है। तो आज हम इस अंतिम परीक्षा में आपसे जो सवाल पूछेंगे, जिन पाठ्यक्रम पे पूछेंगे, उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज लघु कथा क्रमांक 2 इसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। इसके लेखक श्रीमती संतोष श्रीवास्तव जी है, जिनका जन्म 23 नवंबर 1952 को मंडला करके एक गांव आता है जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर हुआ था। उन्होंने MA इतिहास और हिंदी में किया था। B.Ed जो शिक्षक की पात्रता वाली पदवी होती है, और पत्रकारिता की भी उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी। नारी की जागरूकता और उसकी अस्मिता की पहचान उनके लेखनी का प्रमुख विषय अभी तक के रहा है। उन्होंने अपनी रचनाओं में एक और वर्तमान स्थितियों तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण किया है, तो वहीं दूसरी ओर जीवन जीने की छटपटाहट और परिस्थितियों से लड़ने की सार्थक सोच भी उन्होंने अपने कलम के द्वारा उदयोन्मुख की है। उनकी प्रमुख कृतियाँ है बहके बसंत तुम, बहते ग्लेशियर, ये कहानी संग्रह है। दबे पाव प्यार, उसके बाद है टेम्स की सरगम, ख्वाबों की पैरहन, ये उपन्यास है। फागुन का मन, यह ललित निबंध संग्रह है। नीली पत्तियों की शायराना हरारत, यह यात्रा संस्मरण है। इत्यादि रचनाएं उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को अपने द्वारा लिखकर समर्पित की है। विधा परिचय, विधा परिचय बोले तो यह जो लघु कथा है यह किस कथा का प्रकार है उसके बारे में हम जानेंगे। यह एक लघु कथा है, हिंदी साहित्य में एक प्रचलित विद्या है। यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है पर कथा के तत्वों से परिपूर्ण है। यानी ये छोटी होती है लघु कथाएं, मगर तत्व से परिपूर्ण होती है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को सघनता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है। किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना का पुट देकर रचता है। हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर, गोयनका, डॉक्टर सतीश दुबे, संतोष सुपेकर और कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार हैं। पाठ परिचय, यह पाठ परिचय यानी इसका मुख्य विषय क्या है कि उषा नाम की एक प्रमुख पात्र है। जो दीपावली का त्यौहार है उसमें उसका वर्तन किस तरह का होता है उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। यहाँ पर लघु कथा अनाज की बर्बादी पर बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत कराती है। यानी अनाज की बेवजह बहुत से लोग बर्बादी करते हैं। थाली में जितना लेना चाहिए, जितना पेट को लगता है उससे अधिक लेते हैं और उसको फिर कूड़े और कचरे में डालकर फेंक देते हैं, अनाज का दुरुपयोग करते हैं। तो उषा नाम की जो बच्ची है उसके बाल मन पर अनाज की बर्बादी का एक बहुत संवेदनशील रूप से प्रभाव यहाँ पर पड़ता है।
एक ओर थालियाँ भर भर कर जूठन छोड़ने वाले लोग हैं, तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कौर को तरसते और विभिन्न तरीके से रोटी का जुगाड़ करते लोग हैं। देखिए, समाज में ऐसा होता है। कई बड़े बड़े समारोह होते हैं, शादी उत्सव या और अन्य कार्यक्रमों में जो भरपेट वाले लोग हैं, जिनका पेट भरा हुआ है, वे थाली में भर भक्कम ऐसे पदार्थों को परोस कर लाते हैं और वे अधूरा खाकर अधूरा छोड़ देते हैं। कई लोग ऐसे कि जिनको एक समय का भोजन भी व्यवस्थित रूप से मिल नहीं पाता है। तो समाज की ये विसंगति है। मुस्कुराती चोट, लघु कथा, आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की विवशता तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है। देखिए, ये दूसरी लघु कथा इसमें दी गई है, मुस्कुराती चोट। यहाँ पर क्या है कि पैसे के अभाव में बबलू नाम का एक प्रमुख पात्र है इसमें, जो बेचारा गरीबी से जूझता है, पढ़ने की तीव्र इच्छा है, इच्छा रहते हुए भी पैसे के अभाव में वो पढ़ नहीं पाता है, मगर उसकी अदम्य इच्छा है, दुर्दम्य इच्छा है कि मैंने पढ़ना चाहिए, परंतु पैसे के अभाव में उसकी पढ़ाई में बहुत सारे बाधाएं आती है और संघर्ष करना पड़ता है। यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंगित करते हुए हौसला देती, आशावाद को बढ़ाती, सकारात्मकता और संवेदनशीलता वाली लघु कथा है। देखिए, एक कथा में हमने देखा कि उषा नाम की पात्र है, जो दीपावली नाम की लघु कथा है, जिसमें अमीर लोग थाली भरकर पदार्थ लेते हैं, कुछ खाते हैं और बहुत सा छोड़ जाते हैं, जो कूड़े में डाल देते हैं। दूसरी तरफ उसी कथा में एक ऐसा वर्ग है कि जिसे एक एक कौर के लिए तरसना पड़ता है। दूसरा वर्ग है जो कई कौर छोड़ देता है। मुस्कुराती चोट में हमने देखा कि बबलू नामक पात्र है, जिसकी पढ़ने की बहुत इच्छा है, मगर आर्थिक अभाव के कारण, पैसे की कमतरता के कारण उसके पढ़ाई में बहुत सारे रोड़े, बहुत सारी बाधाएं और संकट आते हैं। ध्यान दीजिए, पहला, उषा की दीपावली। दादी के नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी थी। देखिए, दादी ने क्या किया कि नरक चौदस का जो दीपावली से पूर्व जो प्रारंभ होता है, हम दीपावली से 3-4 दिन पहले से ही घर के दहलीज पर दीप जलाकर प्रज्वलित करते हैं। दीपावली का आगमन होता है, लक्ष्मी जी का आगमन हमारे द्वार तक हो सके, यह जूनी परंपरा हमारे यहाँ पर है। तो दादी ने क्या किया, नरक चौदस का दिन था, आटे के दीपक बनाए और मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे के दहलीज पर उन्हें रख दिए। घर पकवान की खुशबू से तरबतर था। यानी घर पर दादी ने क्या किए थे, घर के सारे लोग दीपावली के अवसर पर भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को बना रहे थे, जिस पदार्थ के बनने से उसकी जो खुशबू थी पूरे घर में तरबतर हो गई थी, पूरी गूंज रही थी। गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब इस प्रकार के पदार्थ बन रहे थे। मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी। उसे ये गुजिया, पपड़ी, चकली इसमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी। दादी कहती है कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई ही आएंगी। यह सब तो पड़ोसियों, नाते रिश्तेदारों, घर आए मेहमानों के लिए है। वहाँ पर दादी उस 10 वर्षीय उषा नाम की बच्ची को आश्वस्त करती है कि तुझे जो बंगाली मिठाई और चॉकलेट पसंद है, तुझे तेरी पसंद की ही मिठाइयाँ मिलेंगी, तू चिंता मत कर। किंतु घर पर जो गुजिया, पपड़ी, चकली इत्यादि जो पदार्थ बन रहे हैं, वे मोहल्ले के पड़ोसियों के लिए, घर आए मेहमानों के लिए और अन्य रिश्तेदारों के लिए बनाए जा रहे हैं। आटे के दीपक कंपाउंड के मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी तो उसने देखा पूरा कंपाउंड पटाखों के कचरे से भरा हुआ था। उसने देखा सफाई करने वाला बबन, वह मजदूर जो कर्मचारी है सफाई वाला, उसका नाम क्या है, बबन, उन दीपों को कचरे के डिब्बे में न डाल अपनी जेब में रख रहा था। कृष्यकाय बबन, कृष्यकाय बोले तो एकदम दुबला पतला, कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज
उसे सलाम करता था। किसे? उषा को। उषा कौन है? 10 वर्ष की एक नन्ही बालिका है। वो नीचे काय के लिए उतरी है? मॉर्निंग वॉक के लिए। उसने क्या नज़ारा देखा कि दीपावली के दिन लोगों ने जो पटाखे जो फोड़े थे, उन पटाखों का कचरा रास्तों पर और कंपाउंड पर हो चुका था। तो सफाई कर्मी जिसका नाम बबन है, वो स्वच्छता के हेतु से वहाँ आया था। उसने कंपाउंड और मुंडेर पर जो दीपक जल चुके थे आटे के, उनको कूड़े में न डालते हुए वो अपने जेब में रख रहा था। ये नज़ारा उस 10 वर्ष की नन्ही बालिका उषा ने अपने आंखों से देखा था। वो पूछती है, तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिए? उषा ने किससे पूछा? उस सफाई कर्मी बबन से। घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे, अन्न देवता है ना। बबन ने खीसे निपोरे निपोरे बोले तो उसमें जमकर वो खीसे में भरने लगा। उसने क्या जवाब दिया उषा को कि भाई इसको घर पर ले जाऊंगा और इसको सेक कर मैं अपने परिवार के लोगों के साथ में खा लूँगा। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी। दुख भरे आंखें उसकी हो गई, उसकी आंखों में दुख भरे आंसू ओझल हो गए। तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूंगने वाले मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों का अंबार उसकी आंखों में सैलाब बनकर उमड़ आया। देखिए, एक छोटी सी 10 वर्ष की बालिका है। उसने बबन का वह जवाब सुनकर वह विस्मय और दुख से आंखों से अश्रु प्रवाहित करने लगी कि एक तरफ ऐसा समाज है कि थालियों में भर भर कर पदार्थ लेता है और एक एक कौर उसको टूंगता है, यानी चैन से खाता है और बाकी का वैसा ही छोड़ देता है। और एक तरफ यह एक समाज है जिसे एक एक कौर के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वह दौड़ती हुई घर गई, जल्दी जल्दी पकवानों से थैली भरी और दौड़ती हुई एक सांस में सीढ़ियाँ उतर गई। अब वह थी और बबन की कांपती हथेलियों पर पकवान की थैली। उषा की आंखों में हजारों दीप जल उठे और पकवानों की थैली देख बबन की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। देखिए, इतनी कम उम्र में इतने अच्छे संस्कार उस 10 वर्ष की अबोध बालिका जिसका नाम उषा है, उसके ऊपर उसके घर के लोगों ने किए थे। उसने देखा कि मॉर्निंग वॉक के समय जब वो नीचे आई, बरामदे में और कंपाउंड में देखा कि जो दीपावली का उत्सव मनाने वाले लोगों ने जिन्होंने पटाखों की आतिशबाजी की थी, पटाखों के वजह से जो पूरा कचरा और कूड़ा जमा हो चुका था, उन्हें साफ करने के लिए नित्य प्रति से आने वाला सफाई कर्मी जिसका नाम बबन था, वह आया, हाथ में झाड़ू था, सफाई का काम प्रारंभ किया। सफाई करते करते मुंडेर पर जलने वाले जितने भी दीपक थे आटे के, उसे कूड़े में न डालते हुए वो अपने जेब में भर रहा था। जेब में भरता हुआ देखकर उषा आश्चर्यचकित हो चुकी थी और उसने उस बबन से सवाल किया कि आप यह कूड़े में क्यों नहीं डाल रहे हो बुझे हुए दीपकों को? तो उसने जवाब दिया कि बेटा, मैं ये घर पर जाकर अपने परिवार के साथ में इसको सेक कर खा लूँगा। उसने विचार किया कि समारोह में, शादी ब्याह में अमीर लोग थाली भर भर कर पदार्थ लेते हैं और उसे पूरी तरह से खाते भी नहीं है, आधा खाते हैं, आधा छोड़ देते हैं और उसे कूड़े में डाल देते हैं। और दूसरी तरफ यह बबन जैसे लोग हैं जो बेचारे एक एक कौर के लिए, एक एक निवाले के लिए संघर्ष करते तरसते हैं। तो उसने सोचा कि चलो इस बेचारे के यहाँ पर भी दिवाली मनाई जाए। उस विचार से वह दौड़ती हुई सीढ़ियों को नापते हुए घर तक पहुँचती है और एक थैली में वह मिठाई जो घर पर बनाई गई थी, पदार्थ जो घर पर बनाए गए थे, दौड़ते हुए वो तेज़ी से दौड़कर बबन के पास में आती है और अपने हाथ की थैली बबन के कांपते हुए हाथों में देती है। उषा की आंखों में हजारों दीपक खुशियों के जल चुके थे कि उसने एक गरजू और ज़रूरतमंद व्यक्ति को पदार्थ मुहैया करवाए थे। और बबन की भी आंखों में उन पकवानों की थैली देखकर मानो खुशी के आंसू झलक गए थे। यह लघु कथा हमें एक मानवता का, एक इंसानियत का संदेश यहाँ पर देती है। दूसरी कथा हम यहाँ पढ़ेंगे, मुस्कुराती चोट। देखिए, इसमें घर में बाबा बीमार थे, उनकी दवाई, राशन के लिए पैसे चाहिए थे। माँ 4 घर में चौका बर्तन करके जितना लाती वह सब बाबा की दवाई और घर में ही लग जाता। बबलू की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। माँ को सहारा देने के लिए बबलू ने घर घर जाकर रद्दी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर पढ़ाई के प्रति लालसा बनी हुई थी। उस दिन भी तराजू पर
रद्दी तौलते हुए बबलू की नज़र लगातार स्कूल की उन किताबों पर थी जिसे रद्दी में बेचा जा रहा था। वह चाह रहा था कि वे किताबें उसे मिल जाए। देखिए, ये जो कहानी है, ये जो कथा है, एक ऐसे परिवार की, एक ऐसे कुटुंब की है कि जिसमें बूढ़ी माँ और बूढ़े पिता है। पिता बीमारी से ग्रस्त है, माँ अकेली कमाई करने वाली है जो लोगों के घर पर जाकर चौका और घर का काम करती है और बर्तन धोने का काम करती है। वह जो कमाती है उसकी कमाई से बबलू के पिता की जो दवा दारू है उसका खर्च निकलता है। ऐसे समय बबलू, जिसकी पढ़ाई की बहुत इच्छा है पढ़ाई करने की, मगर माँ का ये संघर्ष देखकर, घर के ये हालात देखकर वो पढ़ाई को इच्छा न रहते हुए छोड़ देता है और रद्दी इकट्ठा करने का काम में वो जुड़ जाता है। एक दिन वो रद्दी इकट्ठा करते करते एक घर पर पहुंचता है। ऐसे घर पर पहुंचता है कि जहां पर रद्दी के स्वरूप उसे स्कूल की किताबें उसके तराजू में तौली जाती हुई नजर आती है। वो लालच भरी नज़र से देखता है कि कहीं ये किताबें मुझे मिल जाए, तो उसके अंदर की जो पढ़ने की इच्छा थी वो जागरूक हो जाती है और वो सोचता है कि ये किताबें यदि मुझे मिल जाए तो मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। तो देखिए, जिस घर पर वो रद्दी इकट्ठा करने के लिए जाता है, वो मालकिन क्या कहती है, स्कूल नहीं जाता तू? अजीब है तेरे माँ बाप जो तुझसे काम कराते हैं। घर की मालकिन ने तराजू के कांटे पर नज़र जमाए कहा। क्या कहा? जिस घर पर वो रद्दी इकट्ठा करने गया था, उस मालकिन ने कि तेरे माता पिता तो बड़े अजीब है, तुझे पढ़ाने की उम्र में इस तरह का काम करवा रहे हैं, मुझे तो अजीब लग रहा है। ऐसा कहकर वो तराजू के कांटे पर नज़र रखती है। तभी उनकी कॉलेज के लिए तैयार होती लड़की ने कहा, उनकी लड़की बोले तो जिस घर पर बबलू रद्दी इकट्ठा करने गया था, उस मालकिन की बेटी जो कि कॉलेज में पढ़ रही है। वो कहती है, लड़की कहती है कि माँ, बाल मजदूरी तो अपराध है ना? तो माँ कहती है, हाँ बिल्कुल, पर अनपढ़ माँ बाप समझे तब ना। बबलू को बुरा लगा यह शब्द सुनकर, उससे अपशब्द सहे नहीं गए क्योंकि उसके माँ बाप का अपमान यहाँ पर किया जा रहा था। स्कूल बप्पा ने भेजा था, बप्पा बोले तो पापा ने, ये कौन कर रहा है? बबलू कर रहा है। किससे? मालकिन से और उसकी बेटी से। स्कूल बप्पा ने भेजा था मेम साहब, पर उनके पास किताबों के लिए पैसे न थे, इसलिए पढ़ाई रुक गई। वो अपनी मजबूरी वहाँ पर बता रहा है। तो माँ, इससे इन किताबों के पैसे मत लो, इसके काम आएंगी, वह इनसे अपनी पढ़ाई कर लेगा। वो मालकिन की बेटी क्या कहती है कि माँ, इसके पिताजी ने इसे स्कूल भेजा था, ये कह रहा है, और इसके पास किताबें नहीं थी, इस वजह से इसने पढ़ाई रोक दी। तो माँ, हम जो किताबें रद्दी के स्वरूप में से बेच रहे हैं, इसकी पढ़ाई जारी करने में उतनी हमारी मदद हो जाएंगी, आप इससे पैसे मत लेना। कुछ नहीं होता है इससे, हम फ्री में देंगे, और ये रद्दी पेपर के मालिक से किताबों के पैसे ले चाट पकौड़ी में उड़ा देगा, इनके बस का नहीं है पढ़ना। देखिए, मालकिन क्या कहती है, इससे कुछ नहीं होगा बेटा, हम फ्री में दे देंगे, और ये क्या करेगा, रद्दी पेपर के मालिक को किताबों के पैसे चाट पकौड़ी में उड़ा देगा, इनके बस की बात नहीं है पढ़ना। मालकिन जो है उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि बबलू के मन में पढ़ने की कितनी तीव्र इच्छा और लालसा है। बबलू ने रद्दी के पैसे चुकाए और बोरा उठाकर सीधा घर पर पहुंचा। उसने बोरे में से किताब निकालकर अलग रख दी। फिर बोरा लेकर वह रद्दी पेपर की दुकान के पास पहुंचा। दुकानदार ने रद्दी तौल किनारे रखी। देखिए, बबलू ने क्या किया, उस मालकिन को उसके रद्दी के सारे पैसे अदा किए और रद्दी को बोरे में भरकर सीधा घर पर चला गया। घर पर जाने के बाद सबसे पहले उन रद्दी में से किताबों के गट्ठे को बाहर निकाला और फिर बोरे में भरी रद्दी को सीधा रद्दी के दुकानदार के थोक विक्रेता तक लेकर गया और उसे तोलने लगा। पैसे तो बचे होंगे तेरे पास, रद्दी विक्रेता का मालिक कहता है उसका, जा सामने के ठेले से वड़ा पाव और चाय ले आ, फिर हिसाब कर। कौन कहता है? उसका रद्दी बेचने वाला मालिक। बबलू सिर झुकाए खड़ा रहा। दुकानदार बार बार बोलता रहा, पर बबलू टस से मस न हुआ। अब दुकानदार से रहा नहीं गया, वह झल्ला उठा।
अरे क्या हुआ, जाता क्यों नहीं? रुपए खर्च हो गए सेठ। सेठ कहता है क्या, तेरे पैसे थे जो खर्च कर दिए तूने, तू उसका मालिक है? दुकानदार ने उसको बुरी तरह से डांट दिया। डांट खाने के बावजूद वह मुस्करा रहा था। अब वो स्कूल जा सकेगा, उसके पास भी किताबें हैं। वह घर की ओर लौट पड़ा। पुस्तक लेकर घर आते हुए रास्ते में वही सुबह वाली मालकिन और उनकी लड़की मिल गई। उसके हाथ में किताबें देख मालकिन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसे सुबह कहे अपने ही अपशब्द याद आ गए और अपने ही शब्दों पर अपराध उसे बोध होने लगा। बबलू की पढ़ाई के प्रति लालसा को देखकर उसने निश्चय किया कि अब उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा वही मालकिन उठाएंगी। बबलू की खुशी का ठिकाना न रहा। देखिए, अंत बहुत ही इसका मार्मिक और करुण है। हमने देखा कि रद्दी इकट्ठा करने वो जिस मालकिन क्या गया था, उसने उससे कहा कि मैं पढ़ाई किताबों की अभाव की वजह से नहीं कर पाया। उस मालकिन की बेटी ने कहा कि माँ, इसे किताबें मुफ्त में दे दो, इससे रद्दी के पैसे मत लो। तो माँ ने कहा कि नहीं, इन सबके बहाने रहते हैं, यह रद्दी के रूप में इस किताबों को बेच देगा और चाट पकौड़ी खाकर उन पैसे को उड़ा देगा। बेटा, इनकी बातों पे मत आ। तो बबलू भी कहता है कि ठीक है। रद्दी के सारे पैसे वह उन्हें देता है। जब अपने मालिक के यहाँ जाता है रद्दी का बोरा उठाकर, उसमें की किताबें बाजू में निकाल कर, तो मालिक कहता है कि चल ठीक है, रद्दी रख दिया, सामने जाकर चाय पान और नाश्ता वड़ा पाव वगैरह लेकर आ। तो वह उसकी वो बातों का अनसुना करता है। मालिक उस पर क्रोध प्रकट करता है कि मैं तुझे बार बार कह रहा हूँ। तो वो कहता है कि मेरे पैसे खर्च हो गए। तो मालिक कहता है कि वो तेरे खुद के पैसे थे जो तूने खर्च कर दिए। उसने कोई अनावश्यक दूसरी बातों पे खर्च नहीं किए थे, बल्कि उन किताबों को खरीदने के लिए पैसे खर्च किए थे। तो वो मुस्कुराकर वो नौकरी छोड़ देता है, किताबें हाथ में लेकर स्कूल की तरफ अपनी अधूरी जो इच्छा थी पढ़ने की, उसको पूर्ण करने के लिए, वह साकार करने के लिए स्कूल की तरफ बढ़ता है। तो जो रद्दी की जो बेचने वाली जो मालकिन थी, वो रास्ते में उसे दिखती है। देखती है कि बबलू स्कूल जा रहा है, हाथों में किताबें हैं। तो उसे कल जो उसने उसके डांट फटकार की थी, जो अनाप शनाप बोला था, उसके बोले हुए पर उसे पश्चाताप और उसको प्रायश्चित हो रहा था, अपराध जैसा लग रहा था। तो उसने बबलू से विनम्रता से कहा कि बेटा, इसके बाद की आगे की पढ़ाई का तेरा जो भी खर्च होगा वह मैं खुद अपने जिम्मे उठाऊंगी। तुम अपने पढ़ाई का जो स्वप्न है उसे पूरा करने में लगे रहो। इस तरह से यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। इस पर से हमें कुछ प्रश्न इस तरह के पूछे जाएंगे, आपको थोड़ा ध्यान देना है। हम इन कथाओं पर आधारित प्रश्नों का एक स्वाध्याय मालिका आने वाले दूसरे तासिका में हम उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।